अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू नया दौर लाइव। मैं हूं हसन इफ्तिखार और मेरे साथ मौजूद हैं एज यूजुअल अली फारसी साहब। अली, आज हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक जो है हमारे पास वो है सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिक। जो आपको याद होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने 6 जजेस ने एक खत लिखा था। उन्होंने कहा था कि देखें, इस तरह हमें धमकियां दी जाती हैं, हम प्रेशर है एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से और खुफिया इदारों की तरफ से। वो कह रहे थे, उन्होंने तो और भी बहुत सारी बातें की थी। उसके अंदर मजीद पेशरफ इस तरह की हुई। आपको याद है कि कल भी फुल कोर्ट का इजलास था, आज भी जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनकी सरबराही में इजलास हुआ है। इसके अंदर डेवलपमेंट मेन ये है कि वजीर आजम पाकिस्तान जो है उनकी भी मुलाकात हुई है और लंबी मुलाकात थी, तकरीबन 1-1.5 घंटे की मुलाकात थी चीफ जस्टिस साहब से। और उस चीफ जस्टिस साहब ने जब वजीर आजम से मुलाकात कर ली, उसके बाद जो कुछ भी इन्होंने ऑफर किया वो लेकर वो अपने साथी जजेस के पास भी गए। अब हमारे पास जो सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन आ रही है वो ये आ रही है कि वजीर आजम साहब ने उनको ऑफर किया है कि एक जुडिशल कमीशन बना देते हैं। और ऑब्वियसली वो मिनिस्टर साहब जो हैं लॉ मिनिस्टर, उन्होंने पब्लिकली भी ये बात बता दी है कि वो ऑफर कर रहे हैं कि जुडिशल कमीशन बनाते हैं। मसला लेकिन अली डल यहाँ पे रहा है कि गवर्नमेंट ये कह रही है कि एक साबिक जो जज हैं, कोई चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हों, हाई कोर्ट के हों, उनसे करवा लेते हैं। जबकि मतलब खैर ऑब्वियसली जजेस खुद तो नहीं अपने मुंह से कहेंगे, लेकिन जो उनके बिहाफ पे सोशल मीडिया के ऊपर, नेशनल मीडिया के ऊपर गुफ्तगू करने वाले लोग हैं, वो ये कह रहे हैं जी कि ये रिटायर्ड जज से क्यों करवा रहे हैं आपको हाजिर सर्विस जज से करवाना चाहिए। हसन साहब, आप जिससे मर्जी करवा लें, जिन्होंने खुश नहीं होना उन्होंने नहीं होना, पहली बात। ठीक है, आप अभी हाजिर सर्विस से करवा लेते तो उन्होंने हाजिर सर्विस की 4 केस निकाल दे रहे थे कि जी इसका तो अपना केस इधर फंसा हुआ है, ये तो वो वाला जज है, इसने पहले ये फैसला दिया था खान साहब के हक में या खान साहब के खिलाफ। तो मेरा ख्याल है कि ये जो लग़्व किस्म के जो एतराजात हैं उनको तो मैं नहीं कोई जवाब देना चाहता या दे सकता। जाहिर है उनका क्या लग़्व का मतलब ही है ना कि भाई आपका सवाल गंदुम में, मेरा जवाब चना है, क्योंकि आपने सवाल कोई नहीं किया, मैंने जवाब कोई नहीं दिया। तो ये तो एतराज उस तरह के एतराज है, एतराज बराए एतराज है। दूसरी बात जो है वो ये है कि आप जज, रिटायर्ड जज लगाने का मकसद ये है कि गवर्नमेंट जो है वो किसी आईजी को नहीं लगा रही, किसी ब्यूरोक्रेट को नहीं लगा रही, किसी पार्लियामेंट्री कमेटी को नहीं लेकर आ रही कि जी आप कहें कि इनका तो वेस्टेड इंटरेस्ट है। जज है, फॉर्मर जज है। अब आप कह सकते हैं कि जी फॉर्मर जजेस जो हैं वो हमेशा कोई बहुत अच्छी रिपोर्टें नहीं देते, मगर अब ये भी कोई गारंटी नहीं है कि जो हाजिर सर्विस जज होगा वो कोई बहुत अच्छी रिपोर्ट दे देगा या आपकी मतलब की रिपोर्ट दे देगा। सो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में जिस तरह के हालात हैं, किसी को भी आप जो है वो मुकम्मल तौर पर उसके किरदार की गवाही नहीं दे सकते। बट एट द सेम टाइम आई थिंक कि इसका हल बुनियादी तौर पर यह है कि उस कमीशन को अपना काम करने दें और फिर वो कमीशन जिस तरह से उसमें से जो निकलता है वो कमीशन, उसके ऊपर आप एतराज करें या उसकी हिमायत करें कि वो कमीशन काम किस तरह से कर रहा है। आप किसी एक शख्स के ऊपर, वो जो शायद खाकान अब्बासी साहब वाली बात है कि एक ग्रैंड डायलॉग करवा लें, वो करवाएगा कौन? तो वही वाली बात है कि यहाँ पर कोई भी बंदा जो है वो किसी के ऊपर मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक राय नहीं हो सकता। अच्छा नहीं, लेकिन फिर तो रिटायर्ड जज के ऊपर भी इत्तेफाक राय होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये बात भी इंपॉर्टेंट है पूछनी कि एक तरफ तो वो हैं जो साकिब निसार टाइप के जजेस थे और उनका ग्रुप ऑफ जजेस था जो रिसेंट हिस्ट्री में भी रहे हैं ना, ठीक है, और दूसरे फिर काजी फायजीसा टाइप के जजेस हैं या उनके तरह के अगर कुछ छोटा मोटा उनका ग्रुप होगा। तो दोनों साइडें जो है वो एक्सट्रीमली पोलराइज साइड्स हैं। मतलब इनके दरमियान में शायद मेरे ओवर द टॉप ऑफ माय हेड मकबूल बाकर साहब जो है, शायद उनका एक नाम आता है, लगा देना जो शायद वो एक्सेप्टेबल हों दोनों पार्टीज के लिए, क्योंकि मंजूर मलिक साहब को लगा, मंजूर मलिक, इस तरह 1-2 नाम ही होंगे, ज्यादा नाम तो होंगे ही नहीं, क्योंकि या फिर हमें 20 साल पीछे जाना पड़ेगा कोई जज ढूंढ के लाने के लिए। फिर उनकी उम्र का भी देखना पड़ेगा कि क्या इतने उम्र रसीदा शख्स जो है वो इस तरीके के कर सकते होंगे जहां पर उन पर प्रेशर वगैरह भी बात तो फिर वही आ जाती है कि फिर अब आपने ना उम्र देखनी है, ना आपने मर्तबा देखना है, ना आपने जो है वो अहलियत देखनी है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ये तो नहीं हो सकता कि शेख अजमत सईद साहब को शौकत खानम की बोर्ड ऑफ गवर्नर से जो है वो उनको निकलवाएं, तो साकिब निसार को लगा देना डायरेक्टली फिर यार। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि शेख अजमत सईद को या खोसा साहब को लगा। वैसे मैं बताऊं बेस्ट पर्सन फॉर द जॉब कौन होगा? कौन? शौकत सिद्दीकी साहब। ही इज अ रिटायर्ड जज, ही हैज गॉन थ्रू दैट हिमसेल्फ, उनके सपने साथ सारा कुछ हुआ है, उनसे तो बेहतर किसी को नहीं पता होगा कि ये कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। और उनका नाम भी है ना, वो 6 जो जजेस ने खत लिखा है उसमें उनका बहुत ज्यादा तस्करा भी है। हसन साहब मेरी गल सुनो, फिर पीटीआई इस पर मान जाए ना तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा। अली ने भी बात इसलिए की, अली को पता है माननी नहीं है वो भाई। वो साइटेशन देखें कितनी हैवीली उन्होंने किया हुआ साइट, और जितने फ्लाइंग किस्म के मार्क्स दिए उन्होंने शौकत सिद्दीकी साहब को, वो सारे जजों ने, जो 6 जजों ने जिन्होंने लेटर लिखा है, तो जरा उसके ऊपर उनको एतराज तो नहीं होगा अगर वो उनको बना दिया जाए सरबरा इस कमीशन का? होना तो नहीं चाहिए, लेकिन शौकत सिद्दीकी साहब का भी मैंने एक इंटरव्यू सुना है या उनसे मंसूब एक बयान सुना है।
उन्होंने कहा कि ये जब मेरे साथ सब कुछ हो रहा था तो मेरे जज साहबान, माय ब्रदर जजेस नेवर हेल्प मी आउट इन दिस। नहीं, वो उनसे मंसूब बयान नहीं है। उन्होंने खुद आसमा शिराजी के प्रोग्राम में कल जो है वो ये बात की है। उन्होंने ये कहा है कि जनाब, ये हम न्यूज के ऊपर प्रोग्राम था, उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि मेरे साथ इन्होंने बड़े तरीके से इन्होंने जो है वो मुझे मुकम्मल तौर पर बॉयकॉट किया। मेरे जो ब्रदर जजेस थे, और उन्होंने अथर मिनल्ला का नाम लिया, जिसका उन्होंने कहा कि वो बेनिफिशियरी जज थे, अब वो सुप्रीम कोर्ट में है। उन्होंने कहा कि ये तमाम जज और जो अभी मौजूदा जज है उनको उन्होंने कहा कि मैंने इनको भी अपनी बेटी की शादी में बुलाया था, तो इन्होंने भी, क्योंकि अथर मिनल्ला साहब की सरकर्दगी में एक जो है वो कंसेंसस था कि मेरे साथ जो है वो मेल मिलाप नहीं रखना है, सोशल बॉयकॉट करना है, तो मैं इस वजह से मुझे मुकम्मल तौर पर साइड पर रखा गया था। तो लेकिन एक बात हसन याद रखें कि उनके अगर कोई बहुत अच्छे ख्यालात नहीं है इन जजेस के बारे में, तो उनके ISI के बारे में भी कोई बहुत अच्छे हाँ, मैं वही बात है ना, तो मेरा ख्याल आई थिंक ही इज द बेस्ट पर्सन फॉर द जॉब। इनके ऊपर किसी को एतमाद नहीं है, इनको लगा देते। हाँ, ये ऐसे ठीक है कि जिस पर किसी या सब, क्योंकि सबका एतमाद तो होना नहीं, तो एक ऐसा आदमी लगा दें जिस पर किसी को भी एतमाद नहीं है। दोनों साइड है, हमें इस पर एतमाद नहीं होगा, ये बंदा ठीक है। अच्छा, चलिए इसके अंदर फिर एक कंस्पिरेसी थ्योरी लोग निकाल के ले आए हैं कि जो गवर्नमेंट है उसने रिटायर्ड जज की जो बात की है ना, वो की भी इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है मामला डिले हो जाए। उनका लोगों का ये कहना है रिटायर्ड जज होगा, उसको आप कुछ और पैसे देंगे, कुछ ड्राइवर मिलेगा, इस ओहदे पर बैठकर ये कमीशन का जो हेड करेगा वो करने के लिए, तो उसको तो इंसेंटिव मिल जाएगा। तो लिमिट कर दें, 4 महीने के अंदर अंदर फैसला करें, या 6 महीने के अंदर, या 3 महीने के अंदर, जो भी सही आपको समझ में आता है। आपके ख्याल में अगर कोई फैसला इस तरह का हो जाएगा इस टॉपिक के हिसाब से, मेरा फाइनल क्वेश्चन ये है कि डू यू थिंक दैट इट विल हैव एनी लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान, ये सारा जो जुडिशरी और इनके दरमियान के आपसी ताल्लुकात हैं इसके ऊपर? मैं हसन पाकिस्तान के बारे में कतन ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूं इन एनी सेंस ऑफ द वर्ड। चले अली ने तो उस बात को मसले खत्म कर दिया। चलो ऑप्टिमिज्म मैं अली आपको देता हूँ। ऑप्टिमिज्म यह है कि देखें अगर किस्मत इंसान पर मेहरबान हो और इमरान खान जैसी किस्मत बंदा लिखवा कर लाया हो, तो जेल में भी इंसान को जो है मुलाकातियों की एक लंबी फहरिस्त से मुलाकात का मौका मिलता है। आपको पता है कि 68 के करीब का नंबर उनका पहले ही है, जिन लोगों से वो मुलाकातें अभी तक 6 महीने में कर चुके हैं, जिनसे उनको इजाजत मिली, और मुलाकातें तो 800 से ऊपर है। अब जो है अदालत ने माशाल्लाह उनको मजीद 11 लोगों से मिलने की इजाजत भी दे दी है। इसमें सरताज गुल साहिबा भी हैं और इस तरह के 4-5 नाम और हैं। सवाल मेरा ये पैदा होता है कि अदालतें जो हैं एक ही दफा कहें कि इमरान खान साहब जो हैं उनको कोई वीडियो लिंक की फैसिलिटी दे दें, वो अपना खिताब भी कर लिया करें, उनसे वीडियो लिंक पे चैट भी लोग कर लिया करें। आम जो बेचारा जेल में गया आदमी होता है, मैं सोच रहा हूँ कि कितना दबाव होगा इन जजेस पर जो ये है ना, कितना बहुत ज्यादा दबाव। वो यही अली यार वही बात है ना, वो कह रहे हैं कि सारे फैसले दबाव के तहत करने पड़ते हैं, तो फैसला तो वो कोई भी नहीं कर रहे। मतलब ये इमरान खान का दबाव है, हाँ, ISI का दबाव है। ISI आके कहती है इमरान खान रिलीफ दो, मजीद फैसिलिटेट करें। क्या कहती है ISI? वो यही कह रही है, वो कह रही है कि आप इनको मजीद फैसिलिटेट, क्योंकि ये तो कर रहे हैं। अब या तो ये कहें कि जी इमरान खान साहब की तरफ से हमारे ऊपर प्रेशर डलवाते हैं ISI वाले, या फिर ये कहें कि ISI वाले प्रेशर डालते हैं, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो फिर शिकायत क्यों लगा रहे हैं? बिल्कुल ठीक बात। अच्छा, फिर एक बात ये भी है ना कि देखो जेल में जो दूसरे लोग गए होते हैं उनको हफ्ते में एक दिन का मेरा ख्याल है मुलाकातियों का दिन होता है, हर एक का मुख्तलिफ होता है। एक दिन आपने मुलाकाती से मिल सकते हैं, एक दिन आप जो अपने वकील से मिल सकते हैं। खान साहब का एवरीडे मुलाकातियों का डे है, एवरीडे खान साहब का वकला का डे है। फिर भी खान साहब और उनके जो चाहने वाले हैं उनको कोई ना कोई इशू ही रहता है कि जी बहुत ज्यादा ज्यादती हो रही है इमरान खान साहब। अगो रोंदे भी नहीं कि वो फलानी जगह पर फलाने से बात नहीं करवाई थी, अगले बंदे की बीवी मर गई तो उसको जो है वो मजाक उड़ाते हैं। उसकी वो जो मरी हुई बीवी के साथ खड़ा हुआ वो रो रहा है, या उसकी शक्ल जो है वो इस तरह की बनी हुई है, उसकी तस्वीरें लगा लगा के उसका मजाक उड़ाते हैं। उसकी बेटी जो है वो वहां पर खड़ी हुई बैठी हुई अपनी माँ के कब्र के साथ रो रही है, उसकी तस्वीर लगा लगा के जो है वो उसकी मीम्स बनाते हैं। लेकिन खुद जो है वो 28 बंदों से मुलाकातें हो रही है। 68 में +11 कर ले 79 हो गए हैं माशाल्लाह। वैसे 10 नंबर का फर्क है, वैसे नंबर बड़ा सोना सी होगा वो। 79 जो है वो, मतलब मुझे तो इमरान खान और अदालत के दरमियान वही नंबर लगता है कुछ। यार अली यार क्या मतलब यार, प्लीज अली। अच्छा खैर, अब हम आगे चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। मैं अब इसके ऊपर मजीद बहस ही नहीं करना चाहता आपके साथ। अब अगला टॉपिक भी अदालत से मुतल्लिक है। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, आपको पता है वो मिलिट्री कोर्ट्स वाला, उसके ऊपर पहले सुप्रीम कोर्ट ने उनको इलीगल करार दे दिया था, फिर तमाम सूबे जो हैं वफाक वो अपील में चला गया, अपील में उसकी सुनवाई हो रही है। पहले उनको थोड़ा सा केस चलाने की इजाजत मिल गई थी, कहा गया था केस चला लें पर उसका फैसला न दीजिएगा। आज अदालत ने मजीद थोड़ा सा रिलीफ प्रोवाइड कर दिया है, एस्टैब्लिशमेंट को समझ लो या वफाकी हुकूमत को समझ लो। उन्होंने कहा कि ठीक है, क्योंकि वो अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा ना कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको शायद हम छोड़ ही दें, तो जैसा आपने कहा कि ठीक है जिनको आपने छोड़ना है उनके फैसले दे दें, उनके आप फैसले दे दें, ठीक है। लेकिन दैट ऑल्सो इज सब्जेक्ट टू द फाइनल डिसीजन ऑफ द कोर्ट इन दिस केस। बट उन्होंने कहा कि जिनको आपने छोड़ना है उनके फैसले आप दे दें, उनके फैसले लेने से हम आपको नहीं रोके, ताकि वो ईद अपने बच्चों के अपने घर वालों के साथ मना लें। लेकिन जिन लोगों को आपने सजाएं देनी है उनके फैसले मत करें। मैं हिसाब लगाया सन साहब, पाकिस्तान की जो इदारे हैं ना, ये भी आहो नहीं यार अली, आहो तो मतलब नहीं ना, कुछ तो बर्दाश्त ऐसी टाइम भी करना है थोड़ा, जब आगे बता ना आहो
चुप करके हम दोनों बैठे यार, जब रहे। आप एक दिन वैसे ऐसा शो ना करें। आप समझे, जैसे आप बिल्ली खरीदते हैं ना, हाँ। बिल्ला खरीदते हैं तो उसको आपको जो है ना टीका लगवाना पड़ता है। हाँ। मुझे लगता है कि हमारी ISI वगैरह को ना वो लगा दिए गए हैं, टीके लग गए हैं, टीके लग गए हुए हैं, दे आर इम्पोर्टेंट नाउ, दे कांट डू एनीथिंग। नहीं अच्छा चलो, खैर एक सवाल फिर ये भी है ना इसके अंदर कि फिर ये सारा तमाशा चलाने की क्या जरूरत थी? ये 9 मई के बातें अब हम टीवी पे सुनते रहते हैं कि 9 मई को नहीं भूला जाएगा, ये नहीं हो जाएगा, वो नहीं हो जाएगा। वो आप सुनते रहेंगे, वो बयान देने से कोई नहीं रोक सकता। ये वैसे बयान आते हैं जैसे वो बयान आते थे ना कि 90% इलाका क्लियर करा लिया गया है। ये वैसे बयान आते हैं जैसे बयान आते थे कि दहशतगर्दी की इजाजत नहीं दी जाएगी, या जड़ से उखाड़ देंगे। हाँ, मुल्क में किसी दहशतगर्दी की इजाजत नहीं दी जाएगी। हम पहले कुछ आज लेके आपसे कर रहे थे, और अपना सॉइल जो है वो फॉरेन क्या कहते हैं किसी किस्म की दहशतगर्दी में इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ये वो वाले बयान आते हैं कि 9 मई को नहीं भूलेंगे। तो वो फॉरेन भी होते रहते हैं धमाके, वो हमारे ऊपर इल्जाम लगते रहे हैं। फिर उसके बाद जो है वो हमारे ही ऊपर जो है वो हम धमाके होते हैं, तो वो दहशतगर्दी की इजाजत भी नहीं होती। और यहाँ पर 9 मई की भी इजाजत नहीं दी गई और ना ही 9 मई को भूला गया है। 9 मई को भूला। APS पेशावर का आपको याद नहीं है? उसमें कहा गया था कि जी ये नाकाबिले बर्दाश्त है। तो ठीक है, फिर अली फिर अब क्या किया जाएगा यार? मतलब ये देखो ना कि वे विल बी गो फ्रॉम हेयर। अगर हम उनको सजान दे सकते हैं, उनको एक स्टार्ट कहाँ से किया? मैंने पहले कहा, आपने कहा यू नॉट ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दिस। किसी तरह की मैं देखिए ना, यहाँ पर कोई कानून की बालादस्ती होनी है, ना यहाँ पर जमहूरियत की बालादस्ती होनी है। मुसीबत यह है कि यहाँ पर फौज की भी बालादस्ती नहीं है, अब पूरी तरह किसी की बालादस्ती नहीं है। सब लड़ रहे हैं आपस में। जजेस जो है वो आजाद भी नहीं है और जजेस दबाव में भी है, और इमरान खान साहब कैद में भी हैं और 79 बंदों से उनकी मुलाकातें भी हो रही हैं, और नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी पार्टी इक़्तिदार में भी है और वो नाराज भी है कि मुझे निकाल दिया गया है। और शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम भी है, लेकिन सब लोग कहते हैं कि वो वजीर आजम नहीं है, उनकी तो कोई औकात नहीं है। मरियम नवाज साहिबा चीफ मिनिस्टर हैं, वो मेहनत कर रही हैं, वो जाती हैं, आती हैं, फिरती हैं, टुरती हैं, लोग कहते हैं ये ड्रामेबाजी हो रही है। तो मैं इस सारी की सारी सूरत हाल को देखकर इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि पाकिस्तान के बारे में आप मुकम्मल तौर पर ये यू कैन राइट पाकिस्तान ऑफ। चलें जी, यू कैन राइट पाकिस्तान ऑफ, एंड ऑन दैट नोट हम अपना प्रोग्राम भी राइट ऑफ करते हैं। लेकिन अली अगर हम इस तरह ही करते रहेंगे प्रोग्राम, हाँ, तो फिर एक प्रोग्राम होगा जिसमें हम दोनों बैठ के साइलेंट बैठे होंगे ऐसे करके। नहीं, हम प्रोग्राम करेंगे। आज आपने सारी की सारी खबरें देखे। मैं ना, मेरा हसन मसला ये है कि आज से नहीं, मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ इस सब्जेक्ट के अंदर ना, जो हमारी जजेस हैं और जो हमारी अदालतें हैं, इस सब्जेक्ट के अंदर मैं पिछले 5-6 साल से बहुत इन्वेस्टेड रहा हूँ। मैंने बहुत पढ़ा है इसको। मैं रोजाना सारे के सारे वीलॉग्स देखता हूँ। मैं इमरान वसीम का भी देखता हूँ, असद अली तूर का भी देखता हूँ, मैं मुतीउल्लाह जान का भी देखता हूँ, मैं हसनात की सारी स्टोरीज पढ़ता हूँ, मैं उनका वीलॉग भी देखता हूँ, मैं हसन अयूब को भी बहुत गौर से सुनता हूँ, मैं अब्दुल कयूम सिद्दीकी के सारे वीलॉग्स देखता हूँ, उनकी जो रिपोर्ट्स होती हैं वो मैं पढ़ता हूँ। जो लोग इस मौजू पर लिखते हैं, अब्दुल मुइज़ जाफरी लिखते हैं, सलाउद्दीन अहमद लिखते हैं, मैं उनको आर्टिकल्स को पढ़ता भी हूँ, ना सिर्फ पढ़ता हूँ बल्कि कई मरतबा उनको ट्रांसलेट करता हूँ उर्दू के अंदर और उसको फिर वॉइस ओवर करके यहाँ लगाता हूँ। मैंने खुद भी लिखा है इस मौजू के ऊपर बहुत, मैं ये नहीं कहूंगा कि एक्सटेंसिवली लिखा है, लेकिन 2-3 मेरी बड़ी लंबी रिपोर्टें भी शाया हुई हैं हमारी अदालतों के ऊपर, जिनमें से इंपॉर्टेंट तरीन जो थी वो एक ये थी कि जब काजी फायजीसा का केस चल रहा था अदालत के अंदर रेफरेंस के ऊपर, उस वक्त मैंने उनके ऊपर एक स्टोरी की थी। एक मैंने स्टोरी की थी जब हमारी जजेस के दरमियान आपसी लड़ाइयों के ऊपर मैंने जो 2021 की सूरत हाल थी, जब शहबाज शरीफ साहब को एक जज ने कह दिया था कि इनको जमानत दे दी है, दूसरे ने कहा था नहीं दी है। और तीसरा मौजू था जो मैंने खबर की थी जब FBR ने एक जो उनके इंटरनेशनल जो एक था ना टैक्सेशन का जो एक डायरेक्टोरेट है उसके ऊपर की थी, जिसका मुकम्मल तौर पर जो है वो फोकस जो था वो काजी फायजीसा का केस था और उनकी अपनी जो रिकवरी थी वो टोटल 4 अरब रुपए थी, जबकि उनके पास जो अब सोचा गया था कि ये कितना कर सकते हैं वो 57 अरब रुपया था। उन्होंने टोटल 4-4.5 करोड़ रुपया जो है वो उन्होंने रिकवर किया था, जो कि 0.some%। हाँ, मतलब कहाँ 57 अरब कहाँ 4 करोड़ का मुकाबले कोई तो नहीं वो जो लोग हैं उनके बारे में मैं बहुत एक्सटेंसिवली कवर कर चुका हूं और मैं इसके बारे में लिख चुका हूं। एक मैंने आर्टिकल लिखा था कुछ अर्सा पहले, उसका उन्वान था कि मिलॉर्ड कोई तो वजह है कि हम दुनिया के 139 में से 130वें नंबर पर हैं। और मैं बार बार इस बात का जिक्र अपनी ट्वीट्स में करता हूं। मैं आपने जिस मौजू के ऊपर मेरे से बात की है, मैं उनके मुतालिक इस हद तक बोल चुका हूं कि आप मेरे पास बोलने की हिम्मत नहीं रही। नहीं, बोलने की हिम्मत वगैरह कोई नहीं है। मेरे मुंह में जो आएगा मैं बक दूंगा, वो मसला नहीं है। मगर मैं कह रहा हूं कि यार हमारे अल्फाज जो हैं वो उनकी कोई वक़्त नहीं है। आप जो मर्जी कहते रहे जजों को, आप जो मर्जी कहते रहे इस निजाम अदल को। आप इमरान खान साहब 20-25 साल से जो है वो कह रहे हैं कि जी जब तक जुडिशरी का निजाम ठीक नहीं होगा, इस तरह करके बैठ जाओ, जब तक
जुडिशरी, हामिद साहब जुडिशरी, हामिद जुडिशरी। देखें हामिद, वो आज तक जब वो आए तो उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि उन्होंने कहा कि जी मेरे हक में 7 जज लाइन से होने चाहिए। साकिब निसार के बाद वो आसिफ खोसा के बाद गुलजार के बाद बंदयाल। वो चाहते थे काजी फाजीसा को निकाल दे तो एजाज के बाद मंसूर को निकाल दे तो मुनीब के बाद जो है वो कोई और नकवी शकवी साहब कोई आ जाने थे। मगर द पॉइंट इज कि ये जब एक मुल्क ऐसा हो जहां पर हर शख्स इस अदालत को इस्तेमाल करने के लिए तैयार बैठा हो और ये अदालत हर दफा इस्तेमाल होने के लिए तैयार बैठी हो। इन 6 जजेस में से मुझे एक पर भी यकीन नहीं है कि ये सच बोल रहा है। मुझे ये भी एक लगता है कि ये सारे जजेस जो हैं वो सिर्फ मौका परस्ती कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये पार्टिजान हैं, इस वजह से ये कर रहे हैं क्योंकि इनके फैसले ये बोलते हैं कि ये हर मौके पर एक पार्टी के हक में फैसले देते हैं और अभी ये साथ ये भी कह रहे हैं कि हमारे ऊपर दबाव है उस पार्टी के खिलाफ बात करने का। तो मेरा ख्याल है कि मैं और जो कमीशन बनाया गया उसके हवाले से जो आपने एतराजात उठाए वो भी बड़े जेन्युइन है। तो चाहे वो रिटायर्ड जज हो, अब एक ऐसा मुल्क है जहां पर 6 जज हैं, वो शिकायत लेकर आ रहे हैं चीफ जस्टिस के पास और ये कह रहे हैं कि जो हमारा जज था जिसके साथ हम नहीं खड़े हुए थे, मगर वो जज जो है उसका फैसला तो उसी बड़ा चंगा देता है, साढ़े हक से भी कोई फैसला कर दो, लेकिन हम कोई आपको सबूत नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास है कोई नहीं। और उनके जो हमायती हैं वो ये कह रहे हैं कि जी रिटायर्ड जज को ना लगाए, उसके ऊपर तो बड़ा दबाव होगा। तो किन्नू ला दिए? मैंने तो ऑफर किया शौकत सिद्दीकी को लगा दिया, बेस्ट आदमी है, उसने दबाव बर्दाश्त नहीं किया, उस जमाने में खुल के बोला था, वक्त ने उसको साबित भी किया। आपने बड़ा अच्छा वो नाम लिया है, मैं आपका भी फैन हो गया हूँ। आपने 2 नाम और भी लिए हैं, मंजूर मलिक साहब का भी आपने नाम लिया है और आपने मकबूल बाकर साहब का भी नाम लिया है। तो कौन है यहाँ पर जिसके ऊपर सबका एतमाद हो? चलिए अब हम उम्मीद यही कर सकते हैं, कोशिश हमने खैर क्या करनी है, हम उम्मीद यही कर सकते हैं कि कोई ना कोई ऐसा शख्स मिल जाए जिस पर इन सबको एतमाद हो और एक दफा के लिए कम से कम इस मामले को चाहे थोड़ी देर के लिए सही इसको कुछ कदम इस पर लगाई जा सके कि अगर तो है कोई प्रेशर तो वो भी पता चल जाए और कब से है। कम से कम मैं चाहता हूं कि ये बात एस्टैब्लिश हो जाए। ये तो हमें पता है ना कि प्रेशर है, लेकिन हम जब से बता रहे हैं लोगों को प्रेशर है, लोगों को नहीं समझ आती थी। उनका ख्याल था कि बस इमरान खान साहब के जाने के बाद से प्रेशर शुरू हुआ है। तो मेरी तो यही उम्मीद है नाज़रीन, अब आपसे भी हमारी ये गुजारिश है कि आप हमें अपने कमेंट्स देते रहा करें। मैंने आपको पहले भी कहा था कि अली वारसी साहब हमारे साथ मौजूद होते हैं। अली वारसी साहब नया दौर के रूह रवां हैं, ये जो है नया दौर के दिल की धड़कन है। और यहाँ पर आपको सिर्फ हमारे प्रोग्राम से रिलेटेड क्या और भी अगर किसी प्रोग्राम के बारे में आपको पूछना हो तो अली वारसी साहब को दी अली वारसी @दी पर आप ट्विटर पर पूछ सकते हैं, हमारे कमेंट दे सकते हैं। कोशिश हम करें कि आपके सवालात के जवाब अगले प्रोग्राम में दे सकें। तब तक के लिए मुझे हसन इफ्तिखार को अली वारसी साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।